कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक हमें ट्रैकिंग करना पड़ता है। तो अगर एक फिक्स वैल्यू का इवैल्यूएशन है या मल्टीपल जो ऑप्शंस है उसको सिमिलर रिजल्ट ही आते हैं, तो हम लोग और भी सिंप्लीफाइड वे डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के लिए यूज कर सकते हैं, दैट इज द स्विच केस, स्विच स्टेटमेंट इन सी। नाउ व्हाट इज स्विच? स्विच का सिंपल मीनिंग हमारे डे टू डे लाइफ में क्या होता है? स्विच दैट मीन्स जंप। सो एक प्लेस से हम लोग दूसरी प्लेस पे जंप करते हैं, सो वी स्विच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो वेयर it has to switch, so it need to switch on the option which is selected by the user. तो यूजर जो कहता है वहां पे डायरेक्ट जंप होगा, बाकी का बीच का कुछ भी इवैल्यूएशन नहीं होगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है स्विच स्टेटमेंट में। स्विच स्टेटमेंट इट विल जस्ट हेल्प टू सिलेक्ट राइट ऑप्शन in one go. There is no need to do complex evaluation of if else control structures. if देखो फिर ट्रू नहीं होता है, फिर दूसरा if देखो फिर ट्रू नहीं होता है, फिर तीसरा if देखो, ये करने की जरूरत नहीं है। If we are using switch control structure, program becomes simple, and whatever options we want to use in program, simply we can give that option to the switch keyword. The switch control structure or switch will directly jump to that part of the program and it will execute that part, and then it will just continue with the remaining part of the program. लेकिन कुछ स्पेशल फीचर्स भी है स्विच के। ये दिस इज द वन सिचुएशन, एट वन गो यू वांट टू सिलेक्ट वन ऑप्शन एंड देन यू वांट दैट फाइनल रिजल्ट, so then we can go for switch construct. But at the same time, again one more important use of switch construct कहाँ पे होता है? Many times ऐसे होता है कि नंबर ऑफ डेटा कंडीशंस के जो रिजल्ट है वो नंबर ऑफ डेटा कंडीशंस के रिजल्ट सेम ही होते हैं। लाइक सपोज you have to write program which will display season depending on the value of month. सीजन को डिस्प्ले करना है। अभी हमारा कौन सा सीजन है? रेनी सीजन है। फिर क्या आएगा? विंटर आएगा। सो विंटर के कितने महीने हो गए? हाउ मेनी मंथ्स ऑफ विंटर? तो विंटर बेसिकली विंटर में कौन से मंथ आते हैं? तो वी विल स्टार्ट विथ September, June, July, August, September will be for rainy season. And then once spring is completed, then we will move forward to the winter. तो winter का कहाँ से start होगा again? It will start from October, November, December and Jan. So October, November, December, Jan जब हम लोग ऐसे calculate करते हैं तो अक्टूबर का वैल्यू कितना हो गया? मंथ का वैल्यू it is how much? 9 और 10? 10 सितंबर 9 हो गया, अक्टूबर 10 11, तो 10 अक्टूबर 11 नवंबर 11 एंड दिसंबर 12 और जैन 1 हो गया। नाउ सी द कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे क्या होता है? वैल्यू 10 है, वैल्यू 11 है, वैल्यू 12 है, वैल्यू 1 है, उसका आंसर एक ही होगा एंड दैट इज विंटर, दैट इज विंटर। और अगर ऑप्शंस फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई होगा तो फिर क्या होगा? ये 4 महीनों का ऑप्शन इट विल बी विच सीजन? अगेन इट विल बी समर हॉलीडेज। तो वापस स्प्रिंग, विंटर एंड समर, इसमें 4 मंथ में बाइफरकेट करना है। तो आप इवेल्युएट कैसे करोगे? हर वक्त बोलोगे इफ मंथ इज इक्वल टू 4 देन सी आउट दिस आंसर। अगेन इफ मंथ इज इक्वल टू 5 देन सी आउट दिस ऑप्शन। तो कितने सारे इफ कंस्ट्रक्ट लिखने पड़ेंगे? 12 मंथ्स का चेकिंग, तो 12 वैल्यूज एंटर अ मंथ, सो एंटर अ मंथ वैल्यू। ऐसे अगर हमने यूजर को दिया तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? अगेन फाइनल रिजल्ट फॉर ईच एंड एवरी कंडीशन यू नीड टू राइट इफ कंस्ट्रक्ट एंड यू नीड टू चेक इट इंडिविजुअली। अदरवाइज अनदर ऑप्शन इज यू नीड टू मेक यूज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो फिर लॉजिकल ऑपरेटर से मंथ का वैल्यू 10 है और मंथ का वैल्यू 11 है और मंथ का वैल्यू 12 है और मंथ का वैल्यू 1 है, तो आप क्या प्रिंट करो? आप प्रिंट करो विंटर है करके। तो अगेन सी देयर आर मल्टीपल वेज हाउ यू कैन यूज। कोई भी चीज जब प्रोग्रामिंग में हम सीखते हैं ना, उसका किसी ना किसी तरीके से यूज हम कर ही सकते हैं हमारे जो रिजल्ट है उसको पाने के लिए। लेकिन थिंग इज दैट टू अचीव दोज रिजल्ट विच इज द सिंपलेस्ट वे, विच इज द सिंपलेस्ट मैकेनिज्म दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई,
एंड देयरफॉर मैं सारे ऑप्शंस में इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इफ से कैसे ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएगा, और अगर हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर करते हैं तो कैसे सिंप्लीफाइड होगा, और एक स्विच से करते हैं तो डायरेक्टली हाउ इट विल जंप टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन, और बाकी के प्रोग्राम के सेक्शन एग्जीक्यूट भी नहीं होंगे। और जब मल्टीपल डेटा कंडीशंस के, मल्टीपल ऑप्शंस के सिमिलर रिजल्ट आते हैं, देन वी कैन मेक बेटर यूज ऑफ स्विच कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो स्विच कंट्रोल स्ट्रक्चर में एक्चुअली लेट्स स्टार्ट विद द सिंटैक्स। So as I told you, switch will just an instruction which will just give, which will instruct compiler to jump to a particular value, and that particular value is written as expression, which is given as parameter. तो यहाँ पे switch जो कंस्ट्रक्ट है उसका हम लोग देखते हैं, ये switch है, switch is the keyword, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू दे सकते हैं, और ये जो वैल्यू हम पास करते हैं switch केस को, that is known as expression. So we need to pass here expression. And again see how we will define these values. हर एक जो ऑप्शन होता है ना, that is known as case, that is known as case. तो case can be 1, case can be 2, case can be 3. तो ये case और उसके आगे रहता है ये वैल्यू, तो case मतलब इसका ऑप्शन रहता है। तो ये ऑप्शन न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है या तो फिर कैरेक्टर फॉर्म में भी हो सकता है। अगर न्यूमेरिक फॉर्म में है तो कैसे होगा, but obvious it will be a numeric value like case 1, case 2, case 3, or any value you can use, case 100, case 1120, like that also you can write. It depends on how you define your own options, उसके ऊपर हमें case का value define करना पड़ता है। The next thing, यहाँ पे case 1 अगर होगा, like हमारे month के example में कौन सा case होगा, तो there will be case 10, there will be case 11, there will be case 12, there will be case 1, और ये सबका आंसर तो एक ही है। तो फिर मल्टीपल केसेस लिखने की जरूरत है या नहीं है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो केस का वैल्यू 1 है और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे ब्लॉक 1, तो इसके अंदर हमें लिखेंगे सी आउट समर। तो सीजन कौन सा है, सीजन इज समर। तो फिर यहाँ पे अगर हम लोग समर नहीं, सीजन इज विंटर लिखेंगे, तो फिर ये ब्लॉक 1 में सी आउट का स्टेटमेंट आएगा। नाउ सी दिस, ब्रेक क्यों लिखा है हमने, ब्रेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ब्रेक अगर नहीं करते हैं ना, यही स्विच केस का खासियत है। दिस इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्विच केस। स्विच केस को अगर केस 1 दिया है, ब्लॉक 1 लिखा, और अगर ब्रेक यूज नहीं किया, इट विल डायरेक्टली जंप टू केस 2। उसका भी ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, और इधर भी ब्रेक नहीं दिया है तो इट विल जस्ट कंटिन्यू टू केस 3, block 3. Even if break is not used, again it will continue to case 4, case 5, case 6, it will continue अगर आप ये break statement use नहीं करते हो तो break is very important। जब एक सिंगल डेटा कंडीशन को एग्जीक्यूट करना है, as I told you, you can select a particular part of program to be executed, so that will be case 1। तो केस 1 का ही एग्जीक्यूट होगा, आगे नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पे ही ब्रेक होगा। और ये स्विच का जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसका लास्ट स्टेटमेंट होता है डिफॉल्ट, मतलब कोई भी अगर ऑप्शन मैच ही नहीं हुआ तो सिंपली वो क्या एग्जीक्यूट करेगा, डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट में आप अप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले कर सकते हो, डिफॉल्ट में आप अप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पे भी हम लोग ब्रेक डालेंगे, और दिस इज द एंड ऑफ स्विच स्टेटमेंट। तो ये स्विच स्टार्ट हो गया और यहाँ पे ये स्विच एंड हो गया। इज दैट क्लियर? सो अगर ब्रेक देते हैं तो सपोज यूजर ने, सपोज दिस वैल्यू इज 1, दिस वैल्यू इज 2, एंड दिस अगेन दिस इज द डिफॉल्ट। तो यूजर ने चॉइस दिया 2, तो ये केस 1 कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो डायरेक्टली 2 वैल्यू से कहाँ पे जंप करेगा, केस 2 पे जंप करेगा। ये ब्लॉक 2 को एग्जीक्यूट करेगा, ब्रेक होगा तो डायरेक्टली कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। और अगर सपोज वैल्यू एंटर किया जाता है 1, तो फिर यहाँ से डायरेक्टली वो कहाँ पे आएगा, केस 1 पे आएगा। इट विल जस्ट एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक एंड इट विल ब्रेक, और ये ब्रेक होके कहाँ पे आएगा, डायरेक्टली यहाँ पे। अभी आप कंसिडर करो कि सपोज हमने ब्रेक लिखे ही नहीं है, यू हैव नॉट रिटन दिस ब्रेक स्टेटमेंट्स, और केस वैल्यू दिया 1, तो क्या होगा, ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा। ब्रेक नहीं लिखा था तो इट विल जंप टू केस 2, इट विल ऑल्सो एग्जीक्यूट ब्लॉक 2। उसके बाद भी ब्रेक नहीं है, आगे कंटिन्यू करेगा और डिफॉल्ट ब्लॉक में जो है वो भी एग्जीक्यूट करेगा, और फाइनली फिर उसके बाद ब्रेक है
तो वो ब्रेक करेगा, और ब्रेक नहीं भी है तो यहाँ पे करली ब्रैकेट एंड हो चुका है, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस कंस्ट्रक्ट, बट यू मस्ट राइट ब्रेक एट इन डिफॉल्ट. सो क्या पता चला आपको? सिंपल है, देर आर मल्टीपल प्रोग्राम्स. एक प्रोग्राम जहाँ पे हमें पर्टिकुलर केस ही चाहिए वैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, और एक जो कॉमन इवैल्यूएशंस होते हैं तभी हम लोग स्विच केस को कैसे यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे प्रोग्राम को सिंप्लीफाइड बनाने के लिए. और फिक्स जब ऑप्शंस होते हैं, फिक्स चॉइसेस जब होते हैं, तो एक्चुअली स्विच के कंस्ट्रक्ट इफेक्ट से बहुत अच्छी तरीके से एक्चुअली हम लोग यूज कर सकते हैं. सिंप्लीफाइड वे से हम लोग प्रोग्राम्स लिख सकते हैं और उसका एग्जीक्यूशन भी हम लोग को सिंपल तरीके से करने को आता है. तो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल. तो सिंपली मैं एक पहले एग्जांपल लूंगी और इसके बाद ही हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कैसे करना है. तो टुडे आई विल जस्ट शो यू डायरेक्टली द प्रैक्टिकल. तो प्रैक्टिकल पार्ट में मूव करते हैं हम लोग. पहला आई विल जस्ट ऐड कमेंट कि फर्स्ट वी विल राइट प्रोग्राम टू शो name of season depending by evaluating value of month. Now see here, this is the second line. Now both the line I will comment, so I will be using these two backslashes. And what I will do, simple common statement, I will just use this using namespace and int main. और हम लोग एक्चुअल प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे. अभी हमें सीजन का वैल्यू प्रिंट करना है. तो सीजन का वैल्यू अगर प्रिंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीजन कैसे हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं. तो यहाँ पे सीजन का वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए हमें यूजर से मंथ का वैल्यू पहले पूछना पड़ेगा कि कौन सा मंथ है. देन ओनली वी कैन गिव फीडबैक टू द यूजर दैट विच मंथ इट इज. सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मंथ का वैल्यू इंट मंथ, और सी आउट में हम मैसेज दे सकते हैं एंटर वैल्यू ऑफ मंथ. And as you know, we will accept the value in month variable. Integer ही लिया है because just 1 to 12 numbers it will store. तो यूजर ने मंथ का वैल्यू एंटर किया. So which month? Enter the integer value. तो first, second, third between 1 to 12. ऐसे हमने फीडबैक भी दिया प्रॉपर. अभी हम जैसे यूजर वो वैल्यू पे आता है तो हम लोग यूज करेंगे स्विच केस. स्विच स्टेटमेंट में हम लोग कौन सा ऑप्शन देना है हमें, ये 1 to 12 में से, और ये ऑप्शन कहाँ पे स्टोर्ड है, मंथ वेरिएबल में. तो एक्सप्रेशन में कौन सा वेरिएबल आएगा, मंथ वेरिएबल. और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्विच कंस्ट्रक्ट लिखना स्टार्ट करेंगे. तो केस, अभी यहाँ पे देखो कि मंथ में कितनी वैल्यूज हो सकती है, 1 to 12. तो कितने केसेस होंगे, टोटल 12 केसेस. केस 1, अभी देखो 1 से स्टार्ट करने की जगह ये सिक्वेंशियल फ्लो होता है. आप अगर पहले 11 यूज करोगे, 12 यूज करोगे, 13 यूज करोगे, सॉरी 11, 12 और 1, 2 यूज करोगे तो वही पहले एग्जीक्यूट होगा. कोई भी लैडर किसके बीच में नहीं घूमेगा. इवन इफ दीज आर सिक्वेंशियल वैल्यूज, computer is not bothered, compiler is not bothered about your sequence, it is just bothered about sequential में कौन से नंबर्स लिखे गए. तो अगर sequential में केस 5 है, देन केस 8 है, देन केस 10 है, देन केस 12 है, तो ये पहले 4 ही केसेस पहले एग्जीक्यूट होंगे. ऑप्शन जो दिए हैं वही ऑर्डर में. एंड देयरफॉर हम लोग जैसे ही हमें यहाँ पे मेंशन करना है कि कौन से मंथ में कौन सा आएगा, तो जस्ट लेट्स स्टार्ट विद दिस, बिगिन विद दिस विंटर सीजन. तो विंटर सीजन कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, केस 2 से. तो केस 2 में भी क्या होता है, विंटर होता है. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सी आउट
winter. Season is winter. Now see, I am not using here. Now say similar way, I can just, what I can do? So again 2, 3, February, March, April, 7. Otherwise we will go from 2, 3. Case 3, season is summer. Now see what I did, 2, 3, 4 and 5. यहाँ पे क्या है, season is summer. Now 4 times I wrote the same statement. और ब्रेक हमने यूज ही नहीं किया है, ब्रेक अभी तक यूज नहीं किया है. लाइक दैट आई शुड राइट हाउ मेनी केसेस, टोटल 12. लेकिन ये 12 अगर हम लोग लिखेंगे तो प्रोग्राम इतना बड़ा, और अगेन रिपीटेड स्टेटमेंट्स वी आर राइटिंग. सो सिंपल है. बेसिकली आपको क्या करना है, ये 2 के अंदर भी कुछ नहीं लिखना है. डोंट राइट एनीथिंग हियर, डोंट पुट एनीथिंग हियर, डोंट राइट एनीथिंग हियर. और सिंपली केस 5 इज द लास्ट केस. तो यहाँ पे आप क्या करो, एक ब्रेक लिख दो. अभी देखो मैंने केस 2 के बाद भी ब्रेक नहीं लिखा है. ब्रेक नहीं लिखा है तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इट विल डायरेक्टली जंप टू केस 3, देन टू केस 4, देन टू केस 5, और फिर यहाँ पे सीजन इज समर, और फिर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. फिर आगे का लैडर आप स्टार्ट कर सकते हो. इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन दिस वे, ऐसे भी कनेक्टेड आप लिख सकते हो. और तब तक ब्रेक नहीं यूज करना है जब तक सेम आउटपुट का आंसर के केस पे आप नहीं आते हो. तो इट इज नॉट बॉदर्ड अबाउट विच सीक्वेंस इट इज. फॉर इट इज फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज केस 2. केस 2 में ब्रेक नहीं है, कुछ स्टेटमेंट नहीं है, इट विल नॉट गिव एनी एरर, इट विल सिंपली जंप टू नेक्स्ट केस. तो नेक्स्ट केस इज विच वन, फर्स्ट मंथ में मैंने 2 दिया था, तो इट हैज जंप टू केस 2. लेकिन केस 2 में कुछ नहीं था, तो बाय डिफॉल्ट जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलता है तब तक वो इट विल जंप ऑन 3, देन 4, देन 5, एंड देन इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ सीजन, दैट इज सीजन इज समर. फिर वैसे ही हम लोग इसके लिए रिपीट कर सकते हैं. स्प्रिंग, तो फिर यहाँ पे हम लोग जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, और इधर क्या लिखते हैं, स्प्रिंग लिखते हैं. और वापस ब्रेक. 4 के आंसर सेम ही है, तो वापस कोड इफ कंस्ट्रक्ट का लिखने की जरूरत नहीं. इफ मंथ इज इक्वल टू 6, सीजन इज स्प्रिंग. इफ मंथ इज इक्वल टू 7, अदरवाइज if month is equal to 6 or month is equal to 7 or month is equal to 8, like that also you can write by using logical operators. तो हम लोग वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन दिस स्ट्रक्चर बिकम सिंप्लीफाइड. जो सिमिलर, जो भी केस, मतलब जो ऑप्शंस है जिसका आउटपुट सेम है, वो सारे आप एक जगह पे लिख सकते हो. सो योर 10, 11, 12, that is December, and then Jan. Don't bother about this sequence. And this is winter, and then break. और फिर लास्ट में लिखना है डिफॉल्ट. डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में क्या आएगा, डिफॉल्ट में सिंपली आपको लिखना है सी आउट. 1 to 12 ऑप्शन में से कोई भी अगर चॉइस एंटर होता है तो दैट विल बी रॉन्ग चॉइस. लाइक दैट यू कैन गिव फीडबैक. डोंट फॉरगेट टू राइट सेमीकोलन, एंड केस कंट्रोल के आगे कोलन आता है. दिस इज द सिंटैक्स. Here also you can add semicolon, here also you can add semicolon, here also you can add semicolon.
So how we form the structure int month, accept the value of month, switch to month, and then for common answers you can just write case control structures and we can add value. Here this is the end of switch, and then finally this is the end of main function. So simply save this program and compile this. Oh, it is the mistake 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Here we forgot to change. डबल कॉपी पेस्ट हो गया ना. One, two, and 3. Yes, and then run. Enter the value. 12 अगर हमने डाला तो सीजन इज विंटर आ गया. And even if we added 1 तो भी क्या आ गया? सीजन इज विंटर. अगेन हमने 10 ऐड किया तो भी क्या आ गया? सीजन विंटर. सो कोई भी केस कंट्रोल, केस 10 में एक्चुअली हमने कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन कहाँ पे जंप किया उसने? केस 11 पे, देन केस 12 पे, देन केस 1 पे, एंड देन इट हैज प्रिंटेड displayed season winter. In the similar way, you can give, even if you do case 2, that is option 2, it will print season is summer. So if we enter value 2, so season is summer. Understood? How many of you understood? Yes, Utkarsha, Jokem, Valence, and Vinayak. Have you understood? समझ में आ गया है सबको? Any doubts, any difficulty? Good. So let's move further to the next program of switch case. So this is the one of the use. जब multiple situations में similar type के आंसर्स और एग्जीक्यूशन कोड को हमें एग्जीक्यूट करना है. So in that situation also, for multiple options, when we have only one single result to be executed, we can make use of switch control structure. The another situation when we can use, when there are fixed options and you need to evaluate it, then also you can go for this switch control structure. Let's see the program. Now this is the program. So we need to write this menu driven program. Fixed option होते हैं तो और अच्छे तरीके से हम फीडबैक दे सकते हैं. और ये फीडबैक कैसे देना है? राइट अ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 numbers from user and show its addition, multiplication, division and subtraction on user choice by using switch decision control structure. Now see, when we can give options, suppose I told you to write program ऑपरेशंस ऑन 2 numbers. हमने पहले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था, हमने ऐड किया था. अगेन व्हाट वी डिड, एडिशन का लिखा, फिर सब्ट्रैक्शन का लिखा, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन का लिखा, डिवीजन का लिखा. नाउ सपोज एक यूजर को जब हम एक एप्लीकेशन तैयार करके दे रहे हैं, एक ही ऑप्शन हम यूजर को दे रहे हैं कि नाउ व्हाट इज योर चॉइस, विच ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म, कौन सा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है. So whether it is addition, whether it is subtraction, whether it is multiplication or whether it is division, so user can select only one choice. एक ही चॉइस यूजर को सिलेक्ट करना है. तो इफ के कंस्ट्रक्ट में, इफ कंस्ट्रक्ट से हमें लिखना पड़ेगा, यूजर को वो चॉइसेस हम लोग दे देंगे और वहां पे ऑप्शन रहेंगे 1 2 3 4, एंटर योर चॉइस. तो वो चॉइस को हमें इफ कंस्ट्रक्ट से वापस इफ एल्स के स्ट्रक्चर में करते जाना पड़ेगा. इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी कैन डू, we can go for switch control structure and we can simplify program.
Moreover, we will just give options to the user in menu format, like we click on that menu and we get multiple options, we select one. The similar structure we can create by using switch control structure. So here we can use this program to write a menu driven program. So how to write this menu driven program? So first of all, let's start. I will just show you how to write it. I will take just first statements because again this is the simple thing and multiple times we have to use the same, and I will just show you the switch case. So now see this, we have to enter two numbers. So first number is A, second number is B, और choice के लिए हमने जो यहाँ पे variable use किया है that is I. So int A, B, number one is A, number two is B, and choice is I. Now what we can do? We can accept two numbers from user. Enter two numbers C in A and B. और यहाँ पे ये क्या यूज किया है? बहुत सारा बैकस्लैश एन और बैकस्लैश टी. ये कुछ भी नहीं है, सिंपली यू कैन राइट नंबर वन एंड ऐड द नंबर. और ये एक मैसेज स्ट्रिंग है, कुछ भी नहीं है. मैसेज स्ट्रिंग इट विल गेट डिस्प्लेड एज इट इज. जैसे लिखा है वैसे ही वो डिस्प्ले होगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा. देन व्हाई वी रोट दिस? जस्ट कंसोल विंडो में एक आउटपुट एकदम अच्छे तरीके से डिस्प्ले करने के लिए, सेंटर ऑफ स्क्रीन में डिस्प्ले करने के लिए वी हैव यूज्ड दीज नंबर ऑफ न्यू लाइन कैरेक्टर्स एंड टैब स्टॉप्स. बाकी कुछ भी नहीं है, सिंपल भी आप कर सकते हो. लेफ्ट हैंड साइड में ही सिंपल स्टेटमेंट लिख सकते हो, एक मेनू दिखा सकते हो, ऑप्शन दिखा सकते हो. वन ऐड द नंबर, टू डिवाइड द नंबर, थ्री सब्ट्रैक्ट द नंबर. लेकिन टू सिंप्लीफाई इट, टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग एंड रीडेबल, I have used this format, and simply we will just complete this menu and we will accept the choice. I will write switch construct for you because I do not want to just type backslash n so, and I want to show you the formatting, how it looks like. So I am just copy pasting it. So simple. यहाँ पे सी आउट में हमें फर्स्ट ऑप्शन ऐड द नंबर, सेकंड ऑप्शन डिवाइड द नंबर, थर्ड ऑप्शन सब्ट्रैक्ट द नंबर, फोर्थ ऑप्शन मल्टीप्लाई द नंबर एंड 5 इज एग्जिट. तो यहाँ पे सी आउट में एग्जिट ऑप्शन क्यों दिया? एग्जिट इज बेसिकली डिफॉल्ट. हम लोग कितने ऑप्शंस पे वर्क करने वाले हैं? 1 2 3 4. और केस 1 होगा, उसमें हम लोग कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? एडिशन का. केस 2 में हम लोग कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? डिवीजन का. केस 3 में सब्ट्रैक्ट का, केस 4 में मल्टीप्लाई का, और केस 5 में इट विल बी अ डिफॉल्ट केस. तो एनी वैल्यू अदर देन 1 to 4, 1 से 4 के अलावा जो भी वैल्यू यूजर एंटर करता है, that will be a default value, which is the wrong choice. Okay, and here we will not add wrong choice, it is exit. So any value apart from 1 to 4 is exit. The program will stop, and then just simply we will put break statement, nothing else. No feedback to user, simply break, because it is exit. So that way we can write the program. This is the simple structure, and these are just the messages. And before that we accepted just two values from user. दो वैल्यू हमने यूजर से एक्सेप्ट किए हैं और उसी वैल्यू को हम लोग डिस्प्ले करने जा रहे हैं. तो यहाँ पे सी इन आई, और फिर अभी हमें स्विच कहाँ पे करना है? वेयर वी नीड टू स्विच. सो वी नीड टू स्विच to the choice, and choice is where enter your choice. It is accepted in variable I. So here we should write I. And again the scope, and in switch case we will write case 1. Now here multiple cases के single answer नहीं है. So for each and every case we must provide code, and after that we must use break statement. I will just execute this program without using break statement first. I will show you the output, and then again we can make use of the break statement. So we will understand. यहाँ पे हमें simply करना है सी आउट और उतने ही सारे टैब स्टॉप. तो सी आउट का स्टेटमेंट में इधर से ही कॉपी करती हूँ, इतने सारे बैकस्लैश हैं और उसका सिंटैक्स हमें लेना है. एंड देयरफॉर सी आउट 2 लाइन छोड़ो, 2 टैब स्टॉप छोड़ो,
3 टैब स्टॉप, क्योंकि इधर भी ऐसा ही स्ट्रक्चर हमने यूज किया है, देयरफॉर हियर आल्सो वी विल गिव 3 टैब स्टॉप और एडिशन इज एक मैसेज प्रिंट किया। और यहाँ पे देखो कि फर्स्ट प्रोग्राम में एडिशन का आंसर स्टोर करने के लिए हमने एक वेरिएबल लिया था, सब्ट्रैक्शन के लिए एक वेरिएबल, डिवीजन के लिए एक वेरिएबल, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे कोई भी वेरिएबल यूज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली कंसोल पे आप ऑपरेशन परफॉर्म एक्सप्रेशन लिख सकते हो, उसका डायरेक्टली वो इवैल्यूएट होगा और उसका जो आउटपुट है वो कंसोल पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसको वापस वेरिएबल में, अगर आगे किसी पर्पज के लिए यूज करना चाहते हो तो वेरिएबल में स्टोर करो, नहीं यूज करना चाहते यूजर को सिर्फ हम आपको आउटपुट डिस्प्ले करना है, then we can make simple use of a plus v. लेकिन remember whenever you are using expressions you must add those expressions in राउंड ब्रैकेट्स। तो ये राउंड ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है। अब इधर केस एकदम सिंप्लीफाई हो गया और यही तरीके से हम लोग यही दो नंबर के साथ अगेन एंड अगेन वी विल परफॉर्म वन ऑपरेशन, लाइक दिस विल बिकम केस 2 and this will become subtraction and here it will become minus, that's it। वैसे ही होगा हमारा केस 3, और केस 3 में हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन, and here just we will add the multiply symbol and last case will be the division। देखो मैंने ब्रेक स्टेटमेंट अभी तक यूज नहीं किया है, डिवीजन इज, और यहाँ पे हमने डिवाइड किया नंबर को, तो स्टिल आई हैव नॉट यूज ब्रेक स्टेटमेंट, बट यस आई विल मेक यूज ऑफ डिफॉल्ट। कैसे एग्जीक्यूशन होता है वो हम देखते हैं, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में सिंपली ब्रेक लिख रहे हैं हम लोग, बाकी किसी में ब्रेक नहीं लिखा है, एंड दिस इज एंड ऑफ स्विच केस। तो लेट्स सेव दिस प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट इट। स्टिल अभी ये स्ट्रक्चर में हमने ब्रेक यूज नहीं किया है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 एंड देन डिफॉल्ट। तो कंपाइल इट एंड रन इट। दो नंबर में एंटर कर रही हूँ 12 एंड 5। तो अभी देखो ये मेनू यहाँ पे सेंटर में डिस्प्ले हो गया, ऐड द नंबर, डिवाइड द नंबर, सब्ट्रैक्ट द नंबर, मल्टीप्लाई द नंबर एंड एक्सेट। तो कौन सा चॉइस है, अभी 1 भी डालती हूँ ना तो आपको चारों आंसर मिलेंगे। देखो एंटर चॉइस 1 में क्या था, ऐड द नंबर, और यहाँ पे एडिशन इज, let me check what's the problem, only division answer is correct। जस्ट आई कॉपी पेस्टेड, सो सी आउट दो बार हो गया है, सो आई विल जस्ट रिमूव दिस। ट्वेल्व एंड 5 दो नंबर सेंटर किए, फर्स्ट चॉइस ऐड द नंबर, नाउ हियर एडिशन
subtraction, multiplication and division. Now again simple, ये process successful है. Yes, division is 2. अभी क्या हो गया, I have entered that choice 1 एंटर किया, लेकिन मुझे आंसर कितना मिला, 1 का मिला या सारे इसका, फॉर ऑल ऑप्शंस आई गॉट आंसर, आई गॉट ऑप्शंस, आई गॉट रिजल्ट फॉर ऑल द ऑप्शंस. तो यहाँ पे 1 जैसे जैसे 2 भी डालती हूँ तो डिवीजन से लेके हर कॉन्जिक्यूटिव इट विल डायरेक्टली जंप ऑन केस 2. फर्स्ट इट डायरेक्टली जंप्ड ऑन केस 1, लेकिन केस 1 के बाद केस 2 भी था, ब्रेक नहीं यूज किया था, तो केस 1 के ब्लॉक को भी एग्जीक्यूट किया. Then it moved on to case 2, again it has executed block 2, then case 3, block 3, case 4, block 4, and finally there was a default statement. तो it exited. लेकिन यहाँ पे enter your choice में मैं 2 डालती हूँ तो 2 के आगे सारे execute हो गए. Subtraction, multiplication, division. So my intention is this should not happen like that. It should only execute that much. Like उतना ही expression उसको execute करना चाहिए. मैंने ऐड बोला तो बस ऐड करके खत्म करना है, तो यहाँ पे हमें ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करना इम्पोर्टेंट है. हियर आल्सो वी विल मेक यूज ऑफ ब्रेक. अभी 1 चॉइस डालते हैं हम लोग, तो बस एडिशन का ही आंसर हमें मिलेगा, बाकी का आंसर हमें नहीं मिलेगा, बिकॉज इट विल ब्रेक दैट स्विच कंट्रोल स्ट्रक्चर and it will end that switch control structure. So likewise, whenever you want to perform specific operations depending on fixed values, यहाँ पे हम कैरेक्टर भी ले सकते थे, चॉइस A B C D E. अगर कैरेक्टर लेते हैं तो ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे कैरेक्टर का चॉइस ऐसे लिखते हैं सिंगल कोटेशन मार्क में, केसेस ए, लाइक दैट यू मस्ट राइट. लेकिन यहाँ पे आप नंबर्स को यूज कर रहे हो तो सिंपली केस 1 केस 2 लाइक दैट यू कैन राइट. हैव यू अंडरस्टूड? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? Second program of switch control structure. Good. Let's move on to the next part. So now the next part is conditional operator. Decision control structure में there are basically 3 structure. तो if में हमने 4 अलग-अलग types देखे. तो if construct देखा, if construct के बाद then we moved on to the switch construct. स्विच कंस्ट्रक्ट देखा और स्विच में वापस 2 अलग-अलग सिचुएशन से हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं वो देखा. And now we will move on towards conditional operator. Again, this is very simplified structure of decision making in programming. Decision making का अगर simplified कोई structure है तो that is a conditional operator. As I told you कि कोई भी control structure में जब एक single data condition होता है, एक single output होता है एक control block में, when there is a single statement which has to be executed once that condition is true or false. तो अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो हमें कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे भी ये कंडीशनल ऑपरेटर एक स्पेशल ऑपरेटर है और ये स्पेशल ऑपरेटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं उसे हमें देखना है. द सिंपल थिंग, द कंडीशनल एक्सप्रेशन हमें पहले लिखना पड़ता है. सिंटैक्स है ये टर्नरी ऑपरेटर दैट इज अ क्वेश्चन मार्क एंड कोलोन. क्वेश्चन मार्क एंड कोलोन इज कॉल्ड एज टर्नरी ऑपरेटर. अब ये टर्नरी ऑपरेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक सिंगल लाइन में ही उसका रिजल्ट इवैल्यूएट होता है. क्वेश्चन मार्क के पहले जो आता है दैट इज कंडीशन, डेटा कंडीशन, और अगर ट्रू हो गई तो यहाँ पे आता है ट्रू पार्ट, और एक्चुअली कोलोन कैन बी कॉल्ड एज एल्स पार्ट, क्वेश्चन मार्क कैन बी कॉल्ड एज इफ पार्ट, और ये इफ के पहले का इफ का जो एक्सप्रेशन है दैट इज रिटर्न प्रायर टू क्वेश्चन मार्क, और उसका ट्रू सेक्शन आएगा और फिर उसका फॉल्स सेक्शन आएगा. तो दिस इज अ सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर. यहाँ पे
नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है, वेदर नंबर इज लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, उसके लिए हमने कितना बड़ा प्रोग्राम लिखा था। यस्टरडे वी लर्न बोथ द नंबर्स, लेकिन टर्नरी ऑपरेटर को यूज करके ऐसे सिंपल प्रोग्राम्स और जो नेस्टेड स्ट्रक्चर्स है जहाँ पे एक सिंगल लाइन का कोड होता है, उसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ हाउ टू मेक इट सिंप्लीफाई? So how to simplify it? For that purpose, we need to study. Again, I will just write that yesterday's program, and I will convert that same program by using the ternary operator. So just concentrate here, that question mark. So again, I will take that yesterday's program of positive and negative, very simple program, except one number from user. So whether number is positive or negative, कल हमने ये प्रोग्राम देखा था। तो कर्ली ब्रैकेट भी हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए। और एल्स में भी लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट। जस्ट आई वांट दैट यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू मेक यूज ऑफ टर्नरी। कैसे चॉइस हो सकता है। नाउ सी हियर द ऑपरेटर इज, यहाँ पे सेम एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर ए, एक नंबर एक्सेप्ट किया, और यहाँ पे इफ कंडीशन है इफ ए इज लेस देन 0, देन व्हाट इज द ट्रू पार्ट? ट्रू पार्ट में सी आउट नंबर इज नेगेटिव, एल्स पार्ट में है सी आउट नंबर इज पॉजिटिव। व्हाट आई टोल्ड यू, जस्ट start writing this concept by using ternary operator. Which is ternary operator? Question mark and colon is a ternary operator. Question mark के पहले क्या आता है? एक्सप्रेशन है। आप एक्सप्रेशन कौन सा है? a is less than 0. So simply I will write here a is less than 0. That is the expression। और ये if construct हो गया क्वेश्चन मार्क के पहले। क्वेश्चन मार्क के बाद क्या आता है? ट्रू पार्ट। तो if a is less than 0, which part will be executed? This number is negative, तो true part को हम इधर से उठा के कहाँ पे डालेंगे? Simply true part में डालेंगे क्वेश्चन मार्क के इमीडिएट बाद, और सेमीकोलन वहां से हटा देंगे और else पार्ट में वापस उधर लिखेंगे false पार्ट। तो else का false पार्ट क्या है? सी आउट नंबर इज पॉजिटिव। यहाँ पे लिखा नंबर इज पॉजिटिव और सेमीकोलन। दैट्स इट। ये जो कितने लाइन का जो कोड है ना, वो सिंगल लाइन में ही हो गया। सिंपली इफ कंस्ट्रक्ट में जो लिखा था दैट विल कम बिफोर टर्नरी ऑपरेटर, दैट इज बिफोर क्वेश्चन मार्क, एंड देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क विल बी द ट्रू पार्ट, एंड देन आफ्टर एल्स विल बी द फॉल्स पार्ट। So if a is less than, number will be less than 0, then it will execute number is negative, else it will jump to second part and there it will display number is positive. So in this way you can write this program. I will just remove this code and I will just keep only this much. a is less than, देखो 3-4 लाइन में ही कोड खत्म हो गया। So therefore if you want to simplify, और सिंगल स्टेटमेंट्स है, सिंगल स्टेटमेंट है तो ही टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हो। मल्टीपल इवैल्यूएशन के लिए हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पे सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, हर एक इवैल्यूएशन से एक वैल्यू को रिटर्न करना होता है, तो देयर इन दैट सिचुएशन वी कैन मेक यूज ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। तो हियर अगेन आई विल सेव, आई विल कंपाइल एंड दिस आई विल एग्जीक्यूट। वैल्यू ए का अगर -5 दिया तो नंबर इज नेगेटिव आ गया, और वही रन करके अगर नंबर का वैल्यू पॉजिटिव दे दिया तो यहाँ पे नंबर इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन प्रॉपर हुआ टर्नरी ऑपरेटर का। दिस इज सिंपल टर्नरी स्ट्रक्चर, जहाँ पे एक इफ होता है और एल्स होता है और सिंगल स्टेटमेंट्स होते हैं। लेकिन जब नेस्टेड स्ट्रक्चर्स होते हैं तो नेस्टेड स्ट्रक्चर को भी हम टर्नरी से सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। नाउ लेट्स टेक अगेन दैट यस्टरडेज प्रोग्राम, find largest among 3 numbers।
तीन नंबर में से लार्जेस्ट नंबर को वापस हमें फाइंड करना है. तो अगेन वी विल take that number, that program, sorry. So again I will just take this program for your reference. Again I will not type it. So let's see कैसे था कंस्ट्रक्ट है. यस, 3 नंबर्स हमने एक्सेप्ट किए थे और ये 3 नंबर में से सबसे लार्जेस्ट प्रिंट करना था. हमारा पहला इफ कंस्ट्रक्ट था और पहला इफ कंस्ट्रक्ट में क्या था, a इज ग्रेटर देन b है. तो आप चेक करो a c से भी लार्जेस्ट है क्या, और c से लार्जेस्ट है तो a लार्जेस्ट प्रिंट करो, नहीं है तो फिर c लार्जेस्ट प्रिंट करो. लेकिन पहला कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो नेक्स्ट एल्स पार्ट उसमें और एक इफ एल्स. Let's begin writing ternary operator for this first section. फर्स्ट सेक्शन में रिमेंबर यहाँ पे सी आउट इतने सारे बार हम लोग टर्नरी में नहीं लिख सकते. यहाँ पे और एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट हम लोग यूज कर सकते हैं. एक और एक वेरिएबल हम लोग ले सकते हैं जिसमें हम लार्जेस्ट करके एक वेरिएबल, और वो लार्जेस्ट में हम लार्जेस्ट नंबर को स्टोर कर सकते हैं. तो a इज लार्जेस्ट की जगह यहाँ पे हम लिख सकते हैं लार्जेस्ट इज इक्वल टू a. यहां पे लिख सकते हैं लार्जेस्ट इज इक्वल टू c. तो अभी क्या हो गया, सी आउट हर वक्त यूज करने की जरूरत ही नहीं है. एक लार्जेस्ट एक वेरिएबल है जहां पे हम लोग ये वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं. तो जो भी इवैल्यूएशन में जो भी स्टेटमेंट ट्रू होगा उसका वो वेरिएबल का वैल्यू, वो नंबर का वैल्यू लार्जेस्ट में स्टोर हो जाएगा. In the same way here also largest will become b और यहाँ पे largest will become again c. तो फाइनली जो लार्जेस्ट का वैल्यू है ये पूरा इफ एल्स का कंस्ट्रक्ट एंड होने के बाद यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लार्जेस्ट नंबर इज, और यहाँ पे हमें क्या करना है, जस्ट वी नीड टू प्रिंट, नीड टू शो द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट वेरिएबल, दैट्स इट. तो देखते हैं यहाँ पे रन करके भी ये प्रोग्राम. सेव, कंपाइल एंड रन. 41, 5, 89. So largest number is 89. So whichever is largest that will be preserved by taking one variable. तो यहाँ पे सी आउट के बड़े again and again we are rewriting same code again and again. We can just minimize your efforts and simply we can put that value. अभी largest का variable का नाम भी मैंने बढ़ा दिया है. If you want you can just take L for largest and L is equal to B, L is equal to C. In that way you can just preserve the value. तो यहाँ पे वैल्यू को कैसे प्रिजर्व करना है वो हम लोग देख सकते हैं. लार्जेस्ट नंबर इज लार्जेस्ट. तो अभी लेट्स स्टार्ट बिगिन विद दिस टर्नरी ऑपरेटर. यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ, आपको एक एक कंस्ट्रक्ट दिखाना पड़ेगा. तो पहले मैंने क्या बोला, एक टर्नरी. नाउ सी दिस इज नेस्टेड. ये इफ एल्स एक टर्नरी हो गया, ये क्वेश्चन मार्क, ये टर्नरी. तो दिस इज वन क्वेश्चन मार्क एंड दिस इज एल्स पार्ट. सो क्वेश्चन मार्क एंड कोलोन. ये क्वेश्चन मार्क और कोलोन के अंदर ये ट्रू पार्ट में, इसके क्वेश्चन मार्क के फर्स्ट ट्रू पार्ट में ये पार्ट आएगा. And again there will be one more ternary and again there will be one more ternary for this. Question mark के पहले a is greater than c, question mark के बाद largest is equal to a, और question mark के colon के बाद largest is equal to c. वैसे first question mark के पहले a is greater than b, और ये सारा वैल्यू एक्चुअली हम लोग लार्जेस्ट नहीं लिखेंगे, हम लोग सिंपली लिखेंगे a colon c, बिकॉज इट विल रिटर्न वैल्यू, और वो रिटर्न की हुई वैल्यू हमें किसमें स्टोर करनी है, लार्जेस्ट. तो रिमेंबर
while using ternary operator, अगर सी आउट स्टेटमेंट नहीं है, कुछ एक वैल्यू तुम्हें रिटर्न करना है, तो सिंपली वो वेरिएबल जिसमें वैल्यू स्टोर करना है उसको ही यूज करो और इक्वल टू ऑपरेटर के साथ उसको यूज करो। और यहाँ पे आपका टर्नरी स्टार्ट होता है, तो टर्नरी में क्वेश्चन मार्क कॉलम लिखो, पहला टर्नरी ले लो, ये क्या है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये यहाँ पे ही आएगा ए इज ग्रेटर देन बी। अभी इसका जो ट्रू पार्ट है, ये इज ग्रेटर देन बी का ट्रू पार्ट में और एक इफ एल्स है, तो ऐड पैरेंथेसिस, और इसमें ये इफ एल्स में वापस और एक टर्नरी, तो ये टर्नरी में वापस क्वेश्चन मार्क एंड कॉलम, और क्वेश्चन मार्क के पहले क्या आएगा, A is greater than C। A अगर B से ग्रेटर है तो फिर चेक करो A C से भी ग्रेटर है, तो फिर क्या रिटर्न करना है, A, नहीं तो फिर क्या रिटर्न करना है, ट्रू पार्ट में क्या है A, नहीं तो क्या रिटर्न करना है C। अभी लार्जेस्ट इज इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं, A होता है तो A रिटर्न होगा और लार्जेस्ट में स्टोर हो जाएगा। C अगर if it is the largest number then C will be returned and it will be stored in largest variable। तो यहाँ पे लार्जेस्ट इज इक्वल टू ए और ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सपोज ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसका एल्स पार्ट कौन सा है, ये, तो ये एल्स पार्ट पे जंप करेगा, और एल्स पार्ट में क्या है, बी इज ग्रेटर देन सी, तो यहाँ पे फिर एल्स पार्ट में भी और एक इफ एल्स है, सो अगेन वन मोर टर्नरी, और ये टर्नरी के पहले क्या है, बी इज ग्रेटर देन सी, देन बी इज लार्जेस्ट एल्स C is largest, that's it, finished। Now you can see इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा कंस्ट्रक्ट एक ही लाइन में खत्म हो गया, and then we just ended this program in by using just single line of code, A is greater than B, then if A is greater than B then check whether A is also greater than C, then return A else return C, and if this condition is false it will jump to else part, then A is already smallest, so here it will check between B and C, and if B is largest it will return B, otherwise it will return C, so largest number is largest, and simply we will save this program, compile it and run it। 483, तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा आ गया, 80, तो सिंपली आर टर्नरी ऑपरेटर वर्क्ड विथ दिस टाइप ऑफ ऑप्शन। सो टर्नरी ऑपरेटर का यूज आपको कब करना चाहिए, सिंपल कोड है, डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर है, सिंगल लाइन का कोड है, एक कॉमन वैल्यू, वहां पे एक फाइनल आउटपुट रिटर्न आ रहा है, एक ही सिंगल वैल्यू का आउटपुट रिटर्न आ रहा है, तो दैट यू आउटपुट यू कैन असाइन एंड यू कैन स्टोर इट इन वेरिएबल, तो पूरा एक्सप्रेशन का रिजल्ट आप एक्चुअली एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, एंड देयर यू कैन इम्प्लीमेंट दिस डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। कुछ कॉम्प्लेक्स इफ कंस्ट्रक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, स्विच की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाइड वे से आप एक प्रोग्राम को एक सिंगल लाइन में ही खत्म कर सकते हो, यू कैन एंड दैट डिसीजन मेकिंग बाय जस्ट राइटिंग a single line code in program, so that is there you can make use of ternary operator। So here we completed with this decision control structure chapter where we covered if construct, then in if construct normal if else, and then nested if else, and then else if construct जो simplify होता है, complex ladder inside का जो construct है उसको simplify करने के लिए we can make use of else if, और कल कुछ होमवर्क भी देते हैं, होमवर्क असाइनमेंट भी आपको कंप्लीट करने हैं, एंड एट द सेम टाइम ये सारे प्रोग्राम जो हर दिन होते हैं वो आपको फोल्डर जो शेयर किया है उसमें आपको अपलोड करना है एग्जीक्यूट करके, बिकॉज अगर वो आप अपलोड नहीं करोगे तो विल नॉट अंडरस्टैंड कि आप एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं। तो ये जो सारी फाइल्स है आपकी देव C++ की, वो एक फोल्डर में प्रॉपरली लेक्चर वाइज सेव कर सकते हो, और वो फोल्डर आपके खुद के फोल्डर में डे वाइज डे 1 डे 2 करके अपलोड कर सकते हो। सो ड्राइव में कीप ऑन अपलोडिंग सो दैट वी विल अंडरस्टैंड कि आप लोग ये प्रैक्टिस बराबर कर रहे हो, because we have less time in hand, you need to complete your studies by September end, that is the target, and therefore you can more focus on your PCM studies, so that's why ऐसे हमें करना है। just I wanted to ask you finally to you कि आपको समझ में आया या नहीं, have you understood today's all 4 programs?
by using switch and by using ternary. Yes, students, are all concepts are clear? Any doubts you have? Yes, others? Yes, already we have sent Vinayak file to you in today's session. Sorry, today we have just mailed you this file of notes where all these programs are there. You can practice it, and today we will share one drive folder. I want all your assignment you should upload in that folder, and Reshma will get back to you in case of any doubts or any queries. Otherwise, in next session you can just ask me. Okay, student, then this is for today's session. Tomorrow we will start with loop control structure, which is again a very important topic in programming. और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, ये एक बार बिल्ड कर लेते हैं ना, देन प्रोग्रामिंग टास्क बिकम्स इजी. सो प्रैक्टिस करो, उसको वापस एक बार लिखो बुक में, नोटबुक में सिक्वेंशियल लिखने की कोशिश करो. ट्राई टू इवैल्यूएट दैट बैकग्राउंड प्रोसेस, और वो बैकग्राउंड प्रोसेस को स्टेप्स में कैसे पेज पे लिखना है इन द सिंटैक्स ऑफ दिस C++. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ट्राई टू एक्सप्लेन दिस प्रोग्राम टू योर कलीग और समवन, योर फ्रेंड और समवन एल्स. इज दैट क्लियर? तो फिर अगर ये एक्सप्लेन करोगे तो, क्योंकि एक 15 दिन के बाद ना हम लोग एक असाइनमेंट देंगे, वहां पे आपको कोई भी एक प्रोग्राम दिया जाएगा एंड यू हैव टू रिकॉर्ड योर ऑडियो एंड सेंड इट टू अस कि आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो वो प्रोग्राम को. सो ये भी हमारा 15 डेज, आफ्टर 15 डेज वी विल स्टार्ट. आई एम वेटिंग कि आप बराबर एकदम प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो. सो यू हैव वन एरर.